नमस्कार, जय हिंद। आ जाइए बिहार दरोगा 1799 जो मैं टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध करा रहा हूं, उसी क्रम में आज हम पहुंच गए हैं 61वें टेस्ट सीरीज। यानी कि इससे पहले 60 आपको दे चुका हूं। 60 टेस्ट सीरीज का मतलब कि लगभग आपके पास 3000 क्वेश्चन हो गए हैं केवल टेस्ट सीरीज से। जो मैंने आपसे वादा किया है कि 10,000 प्रश्न आपको लगभग कराऊंगा, तो इस 10,000 में आपको 3,000 तो केवल टेस्ट सीरीज से दे दिया। लगभग 1000 से 1200 प्रश्न लगभग आपको मैं सब्जेक्ट वाइज ज्योग्राफी का करा दिया हूं। इसके बाद लगभग 500 प्रश्न मैं करंट अफेयर का करा चुका हूं। ऐसे करके हमारा टारगेट जो है वो लगभग 5,000 पूरा होने वाला है। आधा हो गया, आधा बचा है। अब कुछ लोग कह रहे थे कि पीडीएफ, तो पीडीएफ भी सबका मैं दे रहा हूं। कैसे पीडीएफ मिल रहा है, कहां से पीडीएफ मिलेगा, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाके या तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको पढ़ा हुआ है पीडीएफ के बारे में, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक शॉर्ट वीडियो का लिंक है, उसके माध्यम से हम सब कुछ बता दिए हैं कैसे पीडीएफ मिलेगा, कहां पीडीएफ मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। हम लोग आज जो भी प्रश्न लाए हैं उसको करते हैं। आ जाइए। पहला प्रश्न, मानुगुरु संयंत्र कहाँ स्थित है? मानुगुरु संयंत्र कहाँ स्थित है? अगर आपको पता है तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं पता है तो सुनिए। मानुगुरु संयंत्र आपके 4 ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल। मानुगुरु जो संयंत्र है यह तेलंगाना में है। कहाँ में है? यह तेलंगाना में है। और यह मानुगुरु जो संयंत्र है यह किस लिए प्रसिद्ध है? कभी ये पूछे तो बताएंगे मानुगुरु जो है यह भारी जल, जी हाँ, भारी जल संयंत्र है। तो यहां से प्रश्न बनता है कि मानुगुरु कहाँ में है? तो मानुगुरु तेलंगाना में है और यह भारी जल संयंत्र है। भारी जल संयंत्र है, ठीक ना? तो ये ध्यान देना है, भारी जलीय संयंत्र है। अब एक चीज और ध्यान रखिए, भारी जल से याद आया, अब पूछता है भारी जल का सूत्र, तो ये होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, है ना। भारी जल का कार्य होता है, मंदक का कार्य करता है। भारी जल नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक, जी हाँ, मंदक के रूप में कार्य करता है। तो कभी पूछता है आपसे प्रश्न कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में कौन कार्य करता है? तो बताएंगे भारी जल जो है यह किसके रूप में कार्य करता है? तो यह मंदक के रूप में कार्य करता है। क्लियर है? चलिए चलें आगे अगले सवाल की ओर। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे दूसरा सवाल देखिए। मलक्का जल संधि जोड़ती है। मलक्का जल संधि किनको किनको जोड़ती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अंडमान सागर, दक्षिण चीन सागर, अंडमान सागर और हिंद महासागर, अंडमान सागर और प्रशांत महासागर, अंडमान सागर और चुक्ची सागर। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अंडमान और दक्षिण चीन, अंडमान सागर और हिंद महासागर, अंडमान सागर और प्रशांत महासागर, अंडमान सागर और चुक्ची सागर। यानी कि एक तो अंडमान रहेगा ही। तो देखिए, अंडमान और प्रशांत होगा नहीं, अंडमान सागर और हिंद महासागर होगा नहीं, अंडमान और चुक्ची होगा नहीं, अंडमान और कौन होगा? दक्षिण चीन सागर होगा। अंडमान और दक्षिण चीन सागर होगा राइट आंसर। तो दूसरा का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए आइए आगे। कोरिंगा मैंग्रोव वनस्पति स्थल कहाँ स्थित है? कोरिंगा कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु। देखिए, ये मैंग्रोव से, वन्य जीव अभ्यारण्य से, वेटलैंड से, है ना, इन सब से प्रश्न बिहार दरोगा में आते हैं, आपको पता ही होगा। तो कोरिंगा मैंग्रोव जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लें आप। कोरिंगा जो मैंग्रोव है यह आपके आंध्र प्रदेश में स्थित, कहां में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है कोरिंगा मैंग्रोव। अभी हमने मानुगुरु संयंत्र बताया जो तेलंगाना में बताया, कोरिंगा बताया आंध्र प्रदेश में बताया। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। चौथा नंबर प्रश्न, बरेला झील। बरेला झील कहां में है भैया? बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो बरेला झील कहां में है? तो बरेला है तो बिहार में, लेकिन आपको कमेंट करना है बिहार के किस
जिले में है, बिहार के किस जनपद में है। बरेला झील है तो ये बिहार में ही, लेकिन बिहार के किस जनपद में है, ये आपको कमेंट करना है कि बिहार के किस जनपद में है बरेला झील। ठीक ना, चलिए आइए आगे। इनमें से कौन सा अभ्यारण्य बिहार में स्थित नहीं है? बिहार में स्थित नहीं है भैया। सलीम अली जुबा साहनी पक्षी विहार, ये बिहार में है। ठीक ना। भीम बांध भी बिहार में है। पटना पक्षी विहार, पटना पक्षी विहार बिहार में नहीं है, एटा में है। कहां में है? एटा में है। पटना पक्षी विहार जो है यह एटा में है। तो ध्यान रखिएगा, पटना पक्षी से ये मत समझिएगा कि पटना में स्थित होगा, इसीलिए इसको फंसाने के लिए दिया गया है। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि पटना पक्षी विहार जो है वह कहां में है? तो वह एटा में है। आइए, निम्नलिखित में से कौन हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है? हिमालय की सबसे ऊंची शिखर की बात कर रहा है। तो देखिए, यहां पर बहुत ज्यादा बच्चों कंफ्यूजन होता है। हिमालय से जब प्रश्न आता है ना, तो 3 नाम दिमाग में खटकता है। एक तो नाम है माउंट एवरेस्ट, एक तो नाम है माउंट एवरेस्ट, दूसरा नाम है कंचनजंगा, है ना, दूसरा नाम है कंचनजंगा, और तीसरा नाम है K2। तो जब हिमालय का नाम आ जाए तो ये तीनों नाम दिमाग में नाचने लगता है, और ये कहता है कि हम है बड़ा, ये कहेगा हम है बड़ा, ये कहेगा हम है बड़ा। आज के बाद आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। प्रश्न पहले देख लीजिए, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपसे क्या पूछ रहा है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, और कुछ नहीं पूछ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये K2 है, यह हिमालय का भाग नहीं है। यह K2 जो है यह हिमालय का भाग है ही नहीं, यह ट्रांस हिमालय है। ट्रांस मतलब पार, यानी हिमालय के पार का ये भाग है। तो ध्यान रखिएगा, ये हिमालय के पार का है, ये ट्रांस हिमालय है। तो अब तो 2 ही बच गए, K2 तो आपका होगा नहीं, अब 2 ही बच गए। अब देखिए, माउंट एवरेस्ट यह है नेपाल में। ये कहां में है? नेपाल में। और यह 8848 या कहीं कहीं 50 देता है। यह कितना? 8848 50 मीटर ये है। ठीक, बाकी बात कर लें तो कंचनजंगा जो है यह सेकंड पर आता है। ठीक ना, कंचनजंगा जो है कितने पर आता है? सेकंड पर आता है। K2 हम बता दिए कि ये माउंट एवरेस्ट का भाग है ही नहीं, ये K2 जो है ये हिमालय का भाग है ही नहीं, ये ट्रांस हिमालय का है। लेकिन अगर पूछता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, देखिए अगर पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय का जिक्र ना आए, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाता है K2, है ना, 8611 मीटर। ठीक, भारत की सबसे ऊंची। अब पूछे भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, ये तो नेपाल में है, ये तो भारत में है नहीं। भारत में ये वाला है कंचनजंगा, सिक्किम में है। यहां से प्रश्न बनता है कि कंचनजंगा कहां में है, तो कंचनजंगा बताते हैं आपकी सिक्किम में है। कंचनजंगा कहां में है? तो ये सिक्किम में है। ये लगभग 8600 मीटर है, 8598 के आसपास है ना, ये इतने मीटर है। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। तीनों डाउट यहां से क्लियर क्लियर है? अच्छे से आप समझ गए? बिल्कुल समझ गए। आइए चलें आगे। चलिए, इटांकी, इटांकी हाथी आरक्षित क्षेत्र कहां में? इटांकी यह नागालैंड में। कहां में है? इटांकी जो हाथी आरक्षित क्षेत्र है, यह अभयारण्य भी है इटांकी, और यह कहां में है? नागालैंड में। नागालैंड की जो राजकीय भाषा है वह है अंग्रेजी, याद रखिएगा, नागालैंड की राजकीय भाषा जो है वह है अंग्रेजी। ठीक ना,
नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, जानते ही होंगे आप। चलिए, आग घुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग किस तकनीक का प्रयोग से होता है? आग घुलनशील मतलब न मिलने वाला, आग घुलनशील का मतलब कि ना घुले, है ना। 4 ऑप्शन है, देखिए ध्यान से समझिएगा। ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन होता है जब ठोस से डायरेक्ट गैस बन जाए, तो ये तो होगा नहीं। वाष्पीकरण या अपकेंद्रण, अपकेंद्रण से क्या जानते हैं? अपकेंद्रण तकनीक से आप अपकेंद्र तकनीक पर जैसे आधारित होता है मक्खन निकालने का मशीन, कपड़ा निचोड़ने का मशीन, ये अपकेंद्रण से होता है। अब आपके पास 2 ऑप्शन बच गया, पृथक्करण कीप और वाष्पीकरण। तो पृथक्करण कीप यानी सेपरेटिंग फनल जो होता है, यह आग घुलनशील द्रवों को अलग कर देता है। जैसे पेट्रोल में मिला दीजिए पानी, तो दोनों मिलेगा नहीं। अब उसको सेपरेट फनल जो होता है, सेपरेटिंग फनल, उससे आप अलग कर सकते हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथक्करण कीप से उसको अलग कर देते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। जीवों को वर्गीकरण में किसने 4 जगत में विभाजित किया था? देखिए, जीवों को 2, 3, 4 और 5 जगत, ऐसे यहां से प्रश्न बनता है। 2 जगत में आपको फिर पूछता है 3 जगत में, फिर 4 जगत में, है ना, और फिर 5 जगत में। देखिए, 4 जगत में किया है कोपलैंड, ठीक ना, 4 जगत में किया है कोपलैंड। 3 जगत में किया है हैकल। 4 जगत में किसने किया है? एक किया है कोपलैंड ने। 4 जगत में वर्गीकरण किया है कोपलैंड, ठीक ना। 3 जगत का नामकरण जो वर्गीकरण किया है वो किया है हैकल। सबका नाम याद रखिए, यहां से प्रश्न पूछता है एग्जाम में। 3 जगत का किसने किया है? हैकल। 2 जगत का किया है किसने? लिनियस। देखिए, 2 जगत का किसने किया है? लिनियस ने। 2 जगत का वर्गीकरण किसने किया है भैया? तो 2 जगत का वर्गीकरण किया है लिनियस ने। और जो है 5 जगत का वर्गीकरण किया है वह किसने किया है? व्हिटेकर ने किया है नाम कहीं? ये है। 5 जगत का वर्गीकरण किसने किया है? तो ये करने वाले हैं। अब देखिए, 4 जगत में पूछ रहा है, तो 4 जगत में कौन है? कोपलैंड। तो ये आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। चलिए आइए आगे। नाभिक की द्रव्यमान संख्या होती है, किसी नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग, है ना, उनका योग होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग, यही हो जाता है क्या? द्रव्यमान संख्या, ठीक ना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ये। चलिए, भारतीय संविधान के प्रस्तावना का आधार क्या है? मतलब प्रस्तावना बना कैसे? तो प्रस्तावना का आधार है 1946 में जो नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे। क्या लाए थे? उद्देश्य प्रस्ताव जो लाए थे नेहरू जी। तो देखिए, है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना का क्या है भाई? प्रस्तावना का आधार है। प्रस्तावना में संशोधन पूछता है, तो अभी तक मात्र 1 बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ है वो मात्र 1 बार हुआ है, और वह संशोधन था 42वां संविधान संशोधन। वर्ष कौन सा था? तो वर्ष 1976 था। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, है ना। और तीसरा जो शब्द जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था अखंडता। तीसरा जो जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था अखंडता। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। चलिए, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? देखिए, गांधी जी ने आजादी के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन संविधान सभा में वो शामिल नहीं हो रहे थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी जी।
जी हाँ, महात्मा गांधी जी ने संविधान के जब निर्माण की बात आई तो वहां उन्होंने किनारा धर लिया। जीव विज्ञान के जनक तो जानते हैं कि जीव विज्ञान के जनक जो है वो अरस्तु है ना। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु। ठीक, हाँ देखिए पुरकिंजे पूछता है कि प्रकिंजे, तो ये है जीव द्रव्य की खोज किया था इन्होंने, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा रोग वायु के द्वारा फैलता है? वायु के द्वारा देखिए खांसी जुकाम तो फैलेगा, जाएगा सलाइवा, फैल जाएगा। निमोनिया में भी फैल जाएगा। क्षय रोग यानी टीबी में भी ये वायु से फैल जाएगा। तो यह राइट आंसर हो जाएगा यह सभी। यह क्या हो जाएगा? यह सभी। टीबी होता है किससे? टीबी बैक्टीरिया से होता है कि वायरस से होता है? तो टीबी और टाइफाइड दोनों क्या है? बैक्टीरिया जनित रोग है, ठीक ना। टीबी और टाइफाइड क्या है? बैक्टीरिया जनित रोग है, ध्यान रखिएगा। पालक के पत्ते स्रोत, तो देखिए आयरन भी मिलेगा पालक के पत्ता में, लेकिन विटामिन ए का प्रबल स्रोत है पालक का पत्ता, है ना। प्रबल स्रोत किसका है? विटामिन ए का प्रबल स्रोत है, तो ध्यान रखिएगा। आइए, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए, जब हड्डी टूट जाता है, हाथ में टूटा है, तो आप देखते हैं कि हाथ में प्लास्टर किए हुए बंदा घूमते रहता है। वो क्या रहता है? तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी जिप्सम, जिप्सम रहता है। वो क्या रहता है? जिप्सम। अब कुछ लोग कहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम एक ही है क्या? जो कह रहे हैं भाई एक ही नहीं है, लेकिन जब उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे तो चीजें लगभग आपको सिमिलर दिखाई देंगी। थोड़ा सा पानी की मात्रा अधिक और थोड़ा पानी की मात्रा कम, यही होता है। जिप्सम जो होता है वो CuSO4 इंटू 2H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CuSO4 इंटू हाफ H2O होता है, यही फर्क होता है। तो होता है राइट आंसर जिप्सम 2H2O। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। चले आगे। ये सूत्र पूछता है भाई परफ्यूम स्प्रेयर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परफ्यूम वाला स्प्रेयर जो होता है वह बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करेगा। किस पर? बर्नौली के सिद्धांत पर। तैरने का नियम पूछता है किसने दिया था? तो आर्किमिडीज ने दिया था। एक सवाल और पूछता है कि वह वैज्ञानिक जो नहाने के टब में गए तो पानी को गिरता देख वो यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए कौन भागे थे? वह भागने वाले थे आर्किमिडीज ही भागे थे, यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए। ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है कि यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए कौन भागा था। देखिएगा, अच्छा से समझिएगा, नहीं गलत कर दीजिएगा इसको। निकट दृष्टि दोष व्यक्ति दूर की वस्तु नहीं देख सकता, पास की वस्तु नहीं देख सकता, पास व दूर दोनों नहीं देख सकता, या कोई नहीं। जो पता है तो कमेंट करिए, नहीं पता है तो वेट करिए। ध्यान दीजिए, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट वाला दिखाई देता है, दूर वाला दिखाई नहीं देता है, मतलब स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। यहां तो साफ कह रहा है कि दूर की वस्तु नहीं देख सकता। अरे ऐसा थोड़ी है कि दूर वाला देखेगा ही नहीं, स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, साफ नहीं दिखाई देगा, बाकी तो दिखाई देगा ही। तो ये ध्यान देना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये कह रहा है कि देख ही नहीं सकता, देख सकता है लेकिन स्पष्ट नहीं देख सकता है। तो ऑप्शन में कहीं स्पष्ट का जिक्र नहीं है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। स्पष्ट का जिक्र हो तभी स्पष्ट वाले पर जाना है, नहीं, ध्यान दीजिएगा। आइए, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन, तो अनुच्छेद 40 जान ही रहे हैं कि पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। क्लियर? क्लियर। अरे भाई कहां भाग रहे हो इतना ज्यादा? चलिए आइए आगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची है कहां? आ जाइए मिलान कर देते हैं। ग्राम पंचायत का गठन 40, तो ए में होगा क्या? ए में होगा 5, ठीक है। समान सिविल संहिता 44 अनुच्छेद, यानी बी में होगा 1, तो ए का 5 है ना, बी का हो जाएगा 1। कृषि पशुपालन ये हो जाएगा 48 में, सी का 2। न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण यानी कि डी में क्या होगा? डी में होगा अनुच्छेद 50 4 है ना, 3 और अंतरराष्ट्रीय शांति ये हो जाएगा 51 4, यानी कि ई में क्या हो जाएगा 4, यानी 51 234। इसका राइट आंसर क्या होगा?
5 1 2 3 4। क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे, आ जाइए। भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो अनुच्छेद 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। क्या कहता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो क्या आंसर हो जाएगा? राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 53 के अनुसार। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह होता है उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 दोनों में आप पढ़ेंगे तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति। ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 64 और 89 के अंतर्गत आता है दोनों। चलिए, सुरक्षा प्रकोष्ठ किनसे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग से। किससे? वारेन हेस्टिंग से। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अजात शत्रु किस वंश का था? तो अजात शत्रु जो था वह था हर्यंक वंश। मौर्य वंश का जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य था। फिर आता है बिंदुसार, फिर आता है अशोक मौर्य वंश में। अब हर्यंक वंश की जो संस्थापक है वो बिंबिसार हैं, फिर अजात शत्रु, फिर उदयन, है ना। नंद वंश के महापद्मानंद और गुप्त वंश के श्रीगुप्त संस्थापक। तो ये ध्यान रखिएगा। तो अजात शत्रु किस वंश का था? हर्यंक वंश का था, ध्यान रखिएगा। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां में स्थापित की? देखिए, वैसे तो अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री अपना मसूलीपट्टनम में बनाया था, लेकिन जो माना जाता है और मान्यता प्राप्त है यह 1613 के सूरत वाली फैक्ट्री को है। सूरत वाली फैक्ट्री को है क्योंकि सूरत वाली फैक्ट्री पर बीच में रोक लग गया था, बाकी अनुमति सूरत वाली फैक्ट्री के लिए ही मिला था इसको। तो ये सूरत की फैक्ट्री हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। द्वैत शासन का जनक? तो द्वैत शासन का जनक लियोनिल कार्टियस को कहा जाता है। द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो सर लियोनिल कार्टियस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पटना के 1800 स्वतंत्रता संग्राम के जो नेतृत्वकर्ता थे वह कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन पर चलना है। अगर ऑप्शन में पीर अली है तो पीर अली होगा, अगर पीर अली नहीं है, कुंवर सिंह है तो कुंवर सिंह हो जाएगा। अगर पीर अली और कुंवर सिंह दोनों हैं तो पीर अली होगा। पीर अली एक पुस्तक विक्रेता थे। पीर अली एक क्या थे? तो एक पुस्तक विक्रेता थे। एक पुस्तक विक्रेता थे। इन्होंने ही पटना में 1857 क्रांति का नेतृत्व संभाला था। बाकी बाबू कुंवर सिंह जो थे वह जगदीशपुर से। ऑप्शन दे अगर आरा तो आरा से, अगर पटना दे तो पटना से। अगर पीर अली न रहे तब पटना उनका आएगा। क्लियर? क्लियर है। हैदर अली नहीं थे, जुझार सिंह नहीं थे, कुशल सिंह नहीं थे, तो ध्यान रखिएगा। पागलपंथी विद्रोह है ना, तो ये करम शाह कौन था? करम शाह पागलपंथी विद्रोह संबंधित ये पूछा गया प्रश्न है। 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों की जानकारी आपको मिलती है कहां से? अंगुत्तर निकाय से। कहां से? अंगुत्तर निकाय से। और यह अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है? तो यह अंगुत्तर निकाय जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यह भी ध्यान रखिएगा, अंगुत्तर निकाय किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। 16 महाजनपदों का नाम याद रखिएगा, सबकी राजधानी याद रखिएगा, सबका क्षेत्र याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा 16 जनपदों के बारे में। आइए, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक? तो तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक जान ही रहे बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। ये जान ही रहे होंगे इसको, दुष्ट आदमी को, है ना। चलिए, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की? सल्तनत काल में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली था वह अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी। और बाजार नियंत्रण प्रणाली भी आप जानते ही हैं इसका। तो अलाउद्दीन खिलजी जो हो जाएगा वह सही आंसर हो जाएगा। कौन? अलाउद्दीन खिलजी जो है सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आइए आगे। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ जीता? तो गोलकुंडा कुल्लू कुतुब शाह के साथ जीता, और गोलकुंडा उनसे जीता कुतुब शाह से, है ना। ऐबक से नहीं, आदिल खान से नहीं, गणपति से नहीं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा।
कुली कुतुब शाह से जीता था। चलिए, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली, तो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसने, तो वारेन हेस्टिंग की रॉबर्ट क्लाइव। तो बंगाल में जो द्वैध शासन प्रणाली है वह रॉबर्ट क्लाइव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए, भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन, तो चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917। अहमदाबाद मिल कब हुआ था, 18। खेड़ा कब हुआ था, 18, है ना। और रॉलेट एक्ट कब हुआ था, तो 1919। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहला था चंपारण सत्याग्रह 1917। लॉरेंस वक्र क्या दर्शाता है, तो ये आय के असमान वितरण के बारे में बताता है। आय का वितरण यानी लॉरेंस वक्र जो है यह आय वितरण से संबंधित है। क्लियर है, क्लियर है। चलें आगे आ जाएं। अर्थव्यवस्था की वह स्थिति क्या कहलाती है जिसमें एक क्रेता और कई विक्रेता, मतलब खरीदने वाला एक, दुकानें बहुत सारी हैं, है ना, और ग्राहक एक, तो ये भी बुलाएगा आपको, ये भी बुलाएगा आपको, ये भी बुलाएगा आपको, यही बुलाएगा आपको। तो इसको क्या कह देंगे, एक क्रेता बाजार, यानी कि खरीदने वाला एक ही है, बेचने वाले तमाम हैं, तो हो जाएगा एक क्रेता बाजार। ठीक ना। चलिए, कोडरा रमना, कोडरा रमाना का संबंध किस खेल से है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करंट से जुड़ा हुआ है और ये संबंध है भारोत्तोलन से। किससे संबंधित है, कोडरा रमना का संबंध है भारोत्तोलन से। आइए, इनमें से किसने निश्चित अनुपात या स्थिर अनुपात का नियम दिया था, तो यह दिया था जे प्राउस्ट ने। किसने दिया था, प्राउस्ट ने दिया था स्थिर अनुपात का नियम। ठीक ना, या निश्चित अनुपात का नियम। क्लियर। यह किसने प्रतिपादित किया कि यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे, अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। कह रहा है कि कोई कण है, इसको हम छोटे 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 करते जाएं तो एक एंड पॉइंट आएगा, उसके बाद उसको हम छोटे नहीं कर पाएंगे। और यह जो कहा था, यह कनाद ने कहा था। किसने कहा था, परमाणु मॉडल जो है यह कनाद ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आइए, 40 समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक, समस्थानिक यानी कि ऑप्शन देखिए, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या समान नहीं, दोनों समान नहीं होना चाहिए। द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या अलग, ये भी नहीं। परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग। हाँ, परमाणु संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। द्रव्यमान संख्या अलग और परमाणु संख्या अलग, ये भी नहीं। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 40 का सही आंसर जो होगा वह सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम कहाँ का है लोक नृत्य, तमिलनाडु केरल, तो मोहिनीअट्टम है केरल। भारतनाट्यम जो है वह है तमिलनाडु। कथकली जो है वो केरल है और कथक उत्तर प्रदेश है ना। तो ये सब ध्यान रखिएगा। मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम केरल, भारतनाट्यम रहता तमिलनाडु रहता। चलो आ जाओ आगे। भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित जिला, तो यह जिला है दीव। कौन सा जिला है, दीव है, जो भारत का सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला जिला बना है। वाष्पीकरण की दर निर्भर करती है, तो वाष्पीकरण की दर किस पर निर्भर करती है, तापमान पर, सतही क्षेत्रफल पर, पवनों की गति पर या सभी पर। तो किस पर होगा, सही पर। कैसे, ध्यान दीजिएगा। एक आप गिलास रखिए शीशे का, एक क्या रखिए, तो एक आप शीशा का गिलास रखिए और इसमें आप भर दीजिए पानी, ठीक, और एक आप रखिए ऐसा बर्तन, ठीक ना, और इसमें भी भर दीजिए पानी, ये इतना ही पानी, आप खुले में छोड़ दीजिए धूप में। गिलास वाला पानी पहले सूखेगा कि बाउल वाला, जाहिर सी बात है बाउल वाला। क्यों, क्योंकि इसका जो सतही क्षेत्रफल है पानी का ये ज्यादा हो गया है गिलास से, है ना, सतही क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। दूसरा क्या करिए कि दो बाउल में पानी रखिए, एक में हवा चला दीजिए तो हवा वाला सूख जाएगा जल्दी, यानी कि पवनों पर भी। एक धूप में रखिए, एक छाह में रखिए तो वो भी धूप वाला ज्यादा सूखेगा, यानी तापमान पर भी। तो किस पर, सभी पर निर्भर करेगा वाष्पीकरण, ध्यान रखिएगा। आइए, एक्सरसाइज टाइगर क्ला, टाइगर क्ला जो हुआ था वह भारत और
अमेरिका के बीच हुआ था। किसके बीच? अमेरिका के बीच हुआ है। ये एक्सरसाइज से प्रश्न पूछता है भैया। विश्व पर्यावरण 2025 की थीम क्या थी? तो 2025 की जो थीम थी, अच्छा थीम पर एक वीडियो दे चुका हूं, नहीं देखा तो देखिए जा करके। बिहार एसआई करंट अफेयर का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें आपको सब मिल जाएगा। तो इसमें है प्लास्टिक प्रदूषण को रोकना। क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण को रोकना या प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना, विश्व पर्यावरण दिवस। और पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है? जानते ही होंगे, है ना? 5 जून। चलिए, किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया है? लद्दाख की आधिकारिक भाषा में अब इन दो भाषाओं को भी शामिल कर लिया गया है, और वो दो भाषाएं हैं कौन सी भैया? भोटी और पुर्गी। याद रखना है, भोटी और पुर्गी को शामिल कर लिया गया है। 46 का 20 सही आंसर। आइए, किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक क्लासन ने हेनरिक क्लासन क्रिकेट जानते ही होंगे आप लोग, क्रिकेट देखते हैं तो बहुत ज्यादा वो नहीं है। हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपल सुजाता चुंगमसरी ने मिस वर्ल्ड? तो ये थाईलैंड की है सुजाता चुंगमसरी। जी हाँ, सुजाता चुंगमसरी कहाँ की है? तो यह थाईलैंड की है। ध्यान रखिएगा, ये विश्व सुंदरी बनी है, मिस वर्ल्ड बनी है ना 2025 की। चलिए, 49वां, 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य। 10th क्लास तक के छात्रों को रोबोटिक शिक्षा देगा केरला। कौन देगा? केरला देगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए, 50वां और आखिरी सवाल, दुनिया का पहला मानव मूत्रासन प्रत्यारोपण किस देश ने किया है? मानव मूत्राशय भी प्रत्यारोपण होने लगा, और वह पहला किया गया है अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा किया गया है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आज के इस 50 प्रश्न से आपने कुछ सीखा होगा। और मैं फिर एक बार कह दूं कि इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जुड़ के टेलीग्राम पर देख सकते हैं प्रोसेस, या डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो का लिंक है उससे भी जुड़ के आप देख सकते हैं प्रोसेस और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।